हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आप वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी हमारा ऑलरेडी लेक्चर चल रहे हैं जहां पे हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस द पोटेंशियल डेरिवेशन जो एग्जाम में आ सकते हैं। और आई होप जितना अब हम पूरा एक्सपीरियंस हम इसमें लगा रहे हैं अपना, और कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ 10 डेरिवेशन कराएं जो ऐसी हैं कि जो एग्जाम में आती ही आती हैं। और ये सबके लिए है, चाहे कोई एवरेज बच्चा हो या कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा हो, डेरिवेशन तो सभी को एग्जाम में करनी है। तो आई होप आपको उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। सो ऑलरेडी एक लेक्चर हम इसका पोस्ट कर चुके हैं, तो अब आगे आपको एक लेक्चर और देखने को मिल रहा है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। सो आज का जो हमारा डेरिवेशन, सबसे पहला डेरिवेशन रहेगा इस लेक्चर का, वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा जी, अब देखो सिंपल सी बात है। इमेजिन करो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसा कहूं इमेजिन करो हमारे पास एक बड़ा सा चार्ज है, कैपिटल क्यू, लेट अस से। और इस कैपिटल क्यू चार्ज के में यहां पे मैंने एक पर्दा लगा दिया, लेट अस से। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि लेट अस से कि मैं यहां से एक और चार्ज है मेरे पास, लेट अस से यहां पे एक और चार्ज है क्यू। ठीक है, अभी ये कहां रखा हुआ है? चलो फिलहाल यहाँ रखा हुआ है। अभी मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दूंगा, थोड़ा सा एक्सेप्शन ला देंगे। अच्छा, तो मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है। देखो, अगर मैं स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज, कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज हमारे पास, ठीक है, दिस इज नोन एज टेस्ट चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज है। तो अगर हम इस टेस्ट चार्ज को लेट अस से मैं इसके पास लेके आऊं, तो क्या करेगा? ये फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा, मतलब वो इसको रिपेल करेगा। यानी कि मुझे इधर लाऊंगा तो इमेजिन करो यहाँ पर्दा लगा हुआ है, चलो सिंपल करते हैं, यहाँ पर्दा लगा है। अभी मैं जैसे इसको पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिपेल होकर उधर चला जा रहा है, पास ला रहा हूँ, रिपेल होकर उधर चला जा रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है क्या है। यानी कि यहाँ पे जो पर्दे के पीछे जो चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, या कहें ऐसी एक स्पेस क्रिएट कर रहा है, एक वेसिनिटी क्रिएट कर रहा है कि उस स्पेस के अंदर अगर आप किसी और चार्ज को लेके आओ तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन फील कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप इस चार्ज को यहाँ पे यहाँ तक लाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करेंगे? लेट अस से मैं ऐसा हटा भी दूं इस पर्दे को, तो आप अगर इस चार्ज को यहां से यहां लाना चाहते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, तभी इस चार्ज को आप यहां से यहां तक ला पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो यही हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको पोटेंशियल का डेफिनेशन याद हो, तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, है ना। तो मान लेते हैं कि अभी फिलहाल ये इंफिनिटी पर रखा हुआ है, अभी इंफिनिटी पे रखा हुआ है, और इसको अगर इंफिनिटी से उठाकर हम कहां ले आए, किसी भी एक गिवन पॉइंट पे लेके आ जाए, तो इतने डिस्टेंस दूर, ठीक है, ये आर डिस्टेंस दूर मान लो अगर आप इसको लेके आ जाओ, तो इस इतना करने में जो वर्क डन लगेगा वही आपको कैलकुलेट करना है ना। तो हम यहां से चाहे तो यहीं से स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। तो हमें पता है, वी नो दैट वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर या फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये फॉर्मूला हमें पहले से पता है, 1 मार्क में डिफाइन करने को आया तो डिफाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो क्योंकि मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा कि भाई यहां से यहां तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि भाई ये तो रिपेल कर रहा है ना, यानी कि फिर भी आप इसको इधर लाना चाहते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। या इसका उल्टा भी होता, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज होता, इसको अट्रैक्ट भी कर रहा होता, तो हम चाहते हैं कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा ना बढ़े, तो आपको अगेंस्ट में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट वर्क डन करना ही पड़ता। अच्छा, तो हमें पता है कि यहाँ पे अब देखो एक चीज और, कि जैसे जैसे देखो मैं इसको पास लाऊंगा, वैसे वैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा। जितना दूर रखूंगा फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा, मतलब लगातार फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल फोर्स का केस है। यानी कि वर्क डन निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एज वेरिएबल फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, as variable force is experienced by test charge, क्योंकि टेस्ट चार्ज वेरिएबल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, then it's given as क्या फॉर्मूला होता है? then its work done भी कह सकते हो, then its work done is given as
देन इट्स वर्क डन इज गिवन एज, भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएक्स। अच्छा चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं। फोर्स, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कौन सा लगता है, ऑब्वियस सी बात है कूलम्ब फोर्स लगता है। तो यहाँ पे कूलम्ब फोर्स होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2, तो कैपिटल Q स्मॉल q, Q1 Q2 हो गया अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, आर स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ एक दिक्कत है, देखो ध्यान से सुनो, आर तो वो फाइनल डिस्टेंस है जहां पे इसको अल्टीमेटली लाके हम रख रहे हैं। लेकिन पहले क्या करा होगा हमने, एक बार में हम छोटे छोटे डिस्टेंस मूव करते हुए आए होंगे ना, dx 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 dx, यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप डिस्टेंस देखो तो वो x डिस्टेंस होगा फ्रॉम चार्ज x। इमेजिन कर पा रहे हो कि डेज डेज डिस्टेंस मूव करते हुए आगे लाए और x डिस्टेंस दूर कहीं भी रख दिया चार्ज को। तो फाइनली यहाँ पे कितना आ गया, डिस्टेंस क्या होना चाहिए हमारा, x का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और साथ में कितना आ रहा है, dx। लिमिट कहां से कहां, इंफिनिटी से उठाकर हम कहां ला रहे हैं, r डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं। तो लिमिट्स आर फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ठीक है, चलो देन वर्क डन विल बी इक्वल टू, अच्छा k कैपिटल Q स्मॉल q कॉमन आ गया, अल्टीमेटली अंदर क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, साथ में क्या हुआ, इंफिनिटी से r तक की हमने इसमें लिमिट लगा दी। अच्छा, अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है कैसे इंटीग्रेट करते हैं, x को ऊपर लेके जाओगे x की पावर 2 को तो -2 हो जाएगी, -2 में +1 ऐड करोगे, उसी से डिवाइड करोगे, तो फाइनली कितना बन जाएगा हमारे पास, k कैपिटल Q स्मॉल q, और इंटीग्रेशन बच के क्या बचेगा, देखो -2 +1 -1 बचा, x की पावर -1 और नीचे -1 है, तो ये माइनस, और ऊपर का जो x की पावर -1 है उसको नीचे लेके आएंगे तो +1। लिमिट्स आर फ्रॉम इंफिनिटी टू r। समझ रहे हो ना तुम ये क्या कर रहा हूं मैं, तो ऐसा होगा इंटीग्रेशन, x की पावर -2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो साथ में उसमें 1 ऐड करेंगे, जो पावर बचेगी उसी से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो गया, -2 +1 इज -1, और x की पावर -2 +1 -1, x की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो +1 बन जाएंगे। तो फाइनली k कैपिटल Q स्मॉल q -1 अपॉन x की पावर इंफिनिटी टू r। अब लिमिट रख दो, अगर इसके अंदर हम लिमिट रख देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग लिमिट, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग लिमिट्स, तो अगर मैं इसके अंदर लिमिट्स रख दूं तो देखो जब लिमिट्स रखेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो कितना हुआ, वर्क डन विल बी इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q। ठीक है, और फाइनली क्या हो रहा है, यहाँ पे अपर लिमिट रखो तो माइनस का 1 अपॉन एक्स की जगह कितना आ गया, r, माइनस -1 अपॉन एक बार एक्स की जगह क्या आ गया, इंफिनिटी। तो ऑब्वियस सी बात है 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो ये तो हो गया 0, माइनस क्या बचा, 1 अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैंने हमेशा से यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करके चला समझाने के लिए, देखो अगर आप इधर लेके आ रहे हो उसको, आप इधर लाना चाहते हो, तो आप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क डन कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन का होगा, यहाँ पे माइनस आना चाहिए यार। या फिर एक तरीका और समझ सकते हो आप, कि अगर आपको पता जब भी खोलते हो एफ डॉट डीएक्स को तो साथ में कॉस थीटा आता है, और कॉस थीटा मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो भाई फोर्स और रिपल्शन उस तरफ लग रहा है, आप डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करवा रहे हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180, और cos 180 कितना होता है, -1, यानी कि यहाँ हर जगह माइनस 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 पर आएगा, और यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस कितना हो गया, प्लस। तो फाइनली कितना हो गया, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r। ये तो हमारा आ गया वर्क डन। अच्छा नाउ अब हमें तो क्या निकालना है, हमें तो पोटेंशियल निकालना है, तो ऑफकोर्स पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। तो देखो वर्क डन के लिए हम यही लगाते ना फॉर्म, पोटेंशियल वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, तो वर्क डन आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया, तो कितना हो गया, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r, और साथ में कितना हो गया, Q, Q से Q कैंसिल हो गया, तो फाइनली पोटेंशियल कितना हो गया, K Q बाय R। So this is the formula to calculate the, यहां तक दिख रहा है ना पूरा, ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। भाई ऊपर का हेडिंग कट गया, चलो खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये यहाँ से हेडिंग ये था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये यहाँ पे, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एग्जाम में बहुत आती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ओके, सो आप इसको तब तक पॉज करके नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ। ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे। तो अब नेक्स्ट डेरिवेशन जो हम यहां से लेने वाले हैं वो है कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor, capacitance of a parallel
प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसको हम 3 पार्ट में करेंगे, ठीक है, ये हेडिंग दिख रहा है, तो हेडिंग तो पूरी साफ है। ओके, सो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। एक हम करेंगे पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक एंड कंप्लीटली फिल्ड विद एयर, ठीक है। लेकिन देखो एक ही से तीनों, एग्जाम में हो सकता है इसका नाम थोड़ा इधर उधर हो जाए, पर डरने वाली कोई बात नहीं है, कुछ लैंग्वेज बदल जाएगी। देखो एक और मैं शॉर्टकट बताता हूँ। एग्जाम में कभी भी अगर आपको कोई भी डेरिवेशन आती है तो आपको कुछ नहीं करना, अगर उसकी लैंग्वेज ट्विस्टेड है, जैसे कि जनरली सीबीएसई के एग्जाम में होती है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं से पकड़ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि कैपेसिटेंस पूछ रहा है डाइलेक्ट्रिक की या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो पूरा वही डेरिवेशन करके आ जाओ। खाली वो लैंग्वेज ट्विस्टेड होती है, बाकी कुछ नहीं होता, कुछ नया नहीं होता उसमें। ओके, चलो तो ये चीज याद रखना। अच्छा ठीक है, अच्छा जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो आराम से, सबसे पहले हम केस करेंगे पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक का। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक से भर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। कि डाइलेक्ट्रिक से अगर थोड़ा सा भरा हुआ हो ये, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, ठीक है। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप देखो कैसा है। लेट अस से एक प्लेट है ना, ऑफ कोर्स, और इस प्लेट को आपने क्या करा, किसी बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। अगर आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ऑफ कोर्स उसको एक तरफ आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। यानी कि यहां से जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, पूरी की पूरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पूरी की पूरी नेगेटिव प्लेट के ऊपर ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां बीच में ना हम डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं। इसका कैपेसिटेंस क्या है, सॉरी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, है ना। ये हमने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अच्छा डाइलेक्ट्रिक है, अच्छा डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, मैं लगे हाथ बता दूं। डाइलेक्ट्रिक मतलब एक ऐसा सब्सटेंस विच अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने देता है, बट डज नॉट अलाउ द कंडक्शन ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, मतलब अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देता है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि ये हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। लेट अस से डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है टी, डाइलेक्ट्रिक यहां से यहां तक टी थिकनेस का है, और जो पूरा इसके बीच में स्पेस है वो क्या है, डी है। दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है। तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक भरी हुई है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है, एयर। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एयर है, सब्सटेंस चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा और यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पे। यानी कि अगर मुझे इन दोनों प्लेट्स के बीच का, अल्टीमेटली ये वाली जो हमारी बड़ी वाली प्लेट्स हैं, अगर इनके बीच का मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, अगर इनके बीच का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो मुझे इन दोनों पोटेंशियल्स को ऐड करना होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, तो अगर हम ऐसा कहें कि द नेट पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल कहना चाहिए, टोटल पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन एज, बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन एज, क्या होगा भाई, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल देखो, V नेट इज इक्वल टू V ऑफ एयर प्लस V ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के लिए पोटेंशियल और एयर के लिए पोटेंशियल दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अब दो बातें याद रखनी है, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये पता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा है, dV बाई डी आर या फिर V बाई डी, ऐसा भी तो पढ़ा है ना हमने। या फिर ऐसा मैं कहूं कि पोटेंशियल जो होता है वो ईडी होता है, पोटेंशियल जो होता है वो ईडी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस जहां पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ध्यान सुनो, तो ऑब्वियस सी बात है, एयर का सेपरेशन कितना हुआ, अगर ये टोटल यहां से यहां तक डी है, यहां से यहां तक टी है, तो यहाँ कितना हो गया, डी माइनस टी। अच्छा जी, अब देखो ध्यान से सुनो भाई, पोटेंशियल निकालना है, लेकिन पोटेंशियल तो ऐसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम पोटेंशियल के टर्म्स में निकालें तो काम बन सकता है। क्यों निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक तरीके की ये पैरेलल प्लेट्स हैं,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स का हमें निकाला है हमने गॉस थ्योरम से, तो वो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, तो जब हम पोटेंशियल निकाल रहे एयर के लिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू एयर कितना आना चाहिए, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया E इंटू डी, तो यानी कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इंटू सेपरेशन ऑफ एयर, भाई यही आना चाहिए। प्लस अब यहाँ पे कितना आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक और सेपरेशन ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, भाई यही तो बात है। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी थोड़ा गलत है ये, ठीक है। अच्छा देखो, अब ध्यान से देखो कि एयर जहां तक फैली हुई है उसका सेपरेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डी है लेकिन उसका सेपरेशन है डी माइनस टी, है ना। अच्छा, और यहां पे देखो एक चीज और सीखो कि डाइलेक्ट्रिक डालने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो k टाइम्स कम हो जाती है, मतलब जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी टाइम्स कम हो जाएगी। मतलब हमें ऐसा कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1 अपॉन k टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, ठीक है, ऐसा ये। अब क्या हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने k टाइम्स कम कर दी एयर के कंपैरिजन में। अगर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, कई बुक्स में इसको E नॉट लिखते हैं, तो E अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो k टाइम्स कम कर दिया हमने उसको डायरेक्टेड डालने के बाद। और सेपरेशन कितना था, देखो डाइलेक्ट्रिक का सेपरेशन था T, ठीक है। तो एक टर्म हमारे पास ये आ गई। अच्छा, दोनों में से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, d माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है, d माइनस टी प्लस टी बाय के। बोलो कोई दिक्कत। तो फिलहाल हमारे पास ये अभी मुझे पोटेंशियल जैसा दिख रहा है, ठीक। थोड़ा सा काम अभी और किया जा सकता है, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट को लिखेंगे सिग्मा, मतलब एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, वो भी रख सकते हैं। चलो अभी करेंगे, देखते हैं। अब हमें पता है कि यहां तक दिख रहा होगा ना, तो स्पेस भी नहीं है, तो उधर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, इधर चलता है। अच्छा, हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, वी नो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ये हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। तो अगर C इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है तो वेरी ऑब्वियस, यहां तक तो दिख रहा होगा फ्रेम में, हाँ दिख रहा है, तो वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे हमें ये सारी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। अच्छा ध्यान से देखना, तो Q तो Q भाई है, अच्छा V की जगह क्या रख दिया, E टाइम्स D माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। अच्छा, अब E क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखेंगे, देखो हमें ये बात भी पता है, देखो यहाँ पे मैं वहां यूज नहीं करना चाहता स्पेस, तो मुझे ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू अ चार्ज शीट वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना होता है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, भाई ये तो होता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका मतलब क्यू बाय होता है। अच्छा, तो यानी कि E की जगह क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, मतलब C इज इक्वल टू क्यू अपॉन E की जगह कितना आ गया, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना हो गया D माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। अच्छा, यहां से Q से Q कैंसिल हो गया, नीचे से एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और A ऊपर चला गया, तो C कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाय के। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, this is the value of capacitance due to dielectric between the parallel plates, very very important, ठीक है। तो ये हमारे पास विद डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला ये हो गया d माइनस टी प्लस टी बाय के डिनोमिनेटर में और एप्सिलॉन नॉट ए बाय एप्सिलॉन नॉट ए वो हमारा न्यूमरेटर में, ठीक है। दिस इज द कैपेसिटेंस ड्यू टू पार्शियली फिट डाइलेक्ट्रिक। थोड़े में डाइलेक्ट्रिक भरा हो, थोड़े में एयर भरा हो, तो इस तरीके से हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो सेकंड इसी में कर रहा हूं, एक एक लाइन में हो जाएगा, फॉर कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, फॉर कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक हो, अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक हो तो क्या, अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा हो, तो मान लो अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा होगा तो एक टी पूरी जगह पे होगा, मतलब उसमें क्या होगा, टी पूरी जगह होगा ना, यानी कि टी और डी बराबर होंगे, यानी कि जब कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक होगा तो D इज इक्वल टू टी होगा, है ना। अच्छा, अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा तो T इज इक्वल टू डी होगा, तो जहां जहां टी है वहां डी रख सकता हूं क्या, देखो तो क्या होगा देन, जहां जहां पे टी है वहां वहां डी रखूंगा, ध्यान से देखना, तो टी की जगह डी रखा तो D माइनस डी जीरो हो गया, यहां डी रखा तो D बाय के बच गया, नीचे के ऊपर चला गया, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो ये हमारे पास
ठीक है, ये हमारी कैपेसिटेंस हो गई जब फुल्ली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक हो, कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। यानी कि अब देखते हैं, चलो एक चीज और, फॉर पार्शियली सॉरी फॉर फुली कंप्लीटली फिल्ड विद एयर, या फॉर, चलो एक ही लैंग्वेज यूज करता हूं, अलग अलग क्या करता हूं, फॉर कंप्लीटली फिल्ड विद एयर, अगर पूरे में एयर है, अगर पूरे में एयर है तब क्या होगा। देखो अगर पूरे में एयर भरी हुई है, पूरे में, तो अगर पूरे में एयर भरी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है हर जगह एयर है, मतलब टी की वैल्यू क्या है, जीरो है, बट थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक तो है ही नहीं, मतलब यहाँ टी की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो हो गया। अच्छा ये जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो हो गया, तो खाली क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यानी कि हम कह सकते हैं फॉर दिस, तो टी इज इक्वल टू जीरो हो गया, टी इज इक्वल टू जीरो हो गया। देन इसको इसी लाइन में लेता हूँ, चलो, देन हमारा जो कैपेसिटेंस हो गया वो कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगेन देखो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तो यहाँ पे वैसे इसकी अलग से डेरिवेशन भी होती है, लेकिन इस तरीके से ही एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर भी करो तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा भी बना सकते हो, आपको पता लग गया कि अगर कंप्लीटली फिल्ड विद एयर होगा तो उसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और अगर पार्शियली फिल्ड होगा तो ये फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी माइनस टी प्लस टी बाई के, और अगर फुली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक तो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। और अगर आप ध्यान से देखोगे, कंपैरिजन करोगे तो इन दोनों फॉर्मूले में सिर्फ के का अंतर है, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक is equal to k times the capacitance with air। ये भी आपके पास फॉर्मूला, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। ये बहुत इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसमें ऐसा क्या कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसको समझो, एग्जाम बहुत इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्रैक करना। सबसे पहले तो आप सीबीएसई की स्ट्रैटेजी समझो। सीबीएसई आपको क्या करता है, वो चाहता है कि एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 या 3 कंसेप्ट पूछे जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो 33 क्वेश्चन ही आने, है ना, और इतना सारा आपको पढ़ाया जाता है, तो कोशिश करते हो एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 कंसेप्ट घुसाने की। जैसे आप देखो यहाँ पे पोटेंशियल भी लगा दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट भी पूछ लिया डेरिवेशन में, है ना, और यहाँ पे आपको पोटेंशियल तो पूछे ही है, साथ में आपसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट भी पूछ दिया, यानी कि 2-3 कंसेप्ट मिक्स होते हुए दिख रहे हैं ऑलरेडी। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी, पहले आपको समझना जरूरी कि क्या पूछ रहा है आपसे सीबीएसई, है ना। तो किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्जाम को पढ़ना जरूरी है, तब आप अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे। ओके, तो फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए इतनी डेरिवेशन ही है जो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको आनी ही आनी चाहिए, जो एग्जाम में आती ही आती है। बाकी फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहां हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की डेरिवेशंस को करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।